Hello class, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter about measurement of length and motion. पहले के टाइम में मोशन क्या था, किस टाइप से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे जो पहले के लोग यूज करते थे, अब कैसे करते हैं, डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, स्पीड को कैसे मेजर करते हैं, learning objectives, history of transport, need of standard unit, measuring mass, measuring measurement of area, measuring temperature, time, distance, standard unit of measurement, measuring length, volume, motion and rest, and types of motion. Let's begin. Look around your home and find places where magnets are used, like the refrigerator door or a magnetic pen holder. Write down each place where you find a magnet and describe its purpose. यहाँ पे आप फिल करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों में मैग्नेट यूज होती है और उनके क्या क्या पर्पसेस हैं. नाउ इंट्रोडक्शन. सपोज यू वांट टू गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. हाउ मच टाइम वुड यू टेक टू ट्रैवल. अब ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप दिल्ली से मुंबई बस में गए हैं, कार में गए हैं, ट्रेन में गए हैं या एरोप्लेन से गए हैं. तो ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में वहाँ पहुँचेंगे. अगर आप एरोप्लेन से जाएंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, ट्रेन से जाएंगे तो उससे थोड़ा कम लगेगा, बस से जाएंगे तो थोड़ा और ज़्यादा लगेगा. ठीक है. और अगर कार से जाएंगे तो थोड़ा और ज़्यादा लगेगा. सबसे कम लगेगा हमें एरोप्लेन से अगर आप सफ़र करते हैं. वेल दैट डिपेंड्स ऑन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू चूज टू टेक. जैसा कि मैंने अभी बताया, ये आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज किया है. फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रैवल चूज किया है या कम स्पीड वाला. इफ यू ट्रेवल बाय बस यू विल रीच मुंबई इन 34 आवर्स. अगर आप बस से जाते हैं तो 34 आवर्स से पहुंचेंगे. ठीक है. ट्रेन से जाते हैं तो 18 से 20 घंटों में पहुंचेंगे. इफ यू टेक अ फ्लाइट 2 आवर्स. और अगर आप फ्लाइट लेते हैं तो आप मैक्सिमम दिल्ली टू मुंबई सिर्फ 2 आवर्स में ही पहुंच जाएंगे. So the distance between two cities remains the same. अब डिस्टेंस तो सेम है लेकिन हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो चेंज हो गया है. अगर हम बस से जा रहे हैं तो 35 घंटे लग रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं तो 18 से 20 घंटे लग रहे हैं और प्लेन से जा रहे हैं तो सिर्फ 2 घंटे. यानी सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करने से ही हमारे समय की बचत हो जाएगी. Do you know that nowadays there are aircraft that can travel faster than sound? आवाज से भी ज्यादा तेज चलते हैं. The development and advancement in the field of transport have taken place due to numerous researches by scientists and engineers. Earlier there was no mode of air transport. पहले के समय में जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो नहीं होता था. पहले के लोग तो बैलगाड़ियों से सफर करते थे. अब तो काफी सारे ऑप्शन है हमारे पास, काफी सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. लेकिन पहले के टाइम में जो लोग हैं या तो पैदल सफर करते थे या बैलगाड़ियों से या ऊंट और हाथियों पर. But now there are aircraft whose speed is higher than in sound. It took many centuries for mankind to take various vehicles for travel. History of transport. Humans always need to travel or go one place to another in search of food and shelter. खाने के लिए और रहने के लिए. The earliest way of travel was foot. पैदल चलते थे. Early men used to walk for a day. कई महीनों तक या कई हफ्तों तक, कई दिनों तक पैदल चल चल के अपना सफर पूरा करते थे. दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट. फिर धीरे धीरे पैदल चलने के साथ साथ उन्होंने एनिमल्स का भी यूज करने लगे. हॉर्सेज, ऑक्सन, डोंकी एंड कैमल्स वर डोमेस्टिकेटेड एंड यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स. ये वो एनिमल्स हैं जिन पर आप अपनी ये बैलगाड़ी बांधकर उन पे कोई भी वजन डालकर उनको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बना दिया जाता था. द व्हील वॉज इन्वेंटेड अराउंड. अब एक पहिए का आविष्कार कब हुआ था? 3500 साल पहले. In present day Iraq, the earliest wheels were made of solid wood without spoken. However, these wheels were not just used transport but mostly as the potter's wheel. पहले जिस पहिए का आविष्कार हुआ था ना वो उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं हुआ था. वो किसके लिए हुआ था? वो जो पॉटर होते हैं ना, वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, जिनका एक ऐसे वो होता है, काफी राउंड सा एक पहिया होता है जिसको वो डंडी से ऐसे ऐसे घुमा के उस पे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. तो पहले पहिए का यूज सिर्फ उसी लिए होता था, पॉटरी मेकिंग के लिए. इट वॉज ओनली 300 years later that wheel began to use wagons and chariots. These vehicles were pulled by animals.
फिर 300 साल पहले कुछ हमारे जो पहिए का इस्तेमाल किस लिए होना लगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करने लगा, व्हीकल्स में लगाए जाने लगे, जिससे क्या करते थे, एनिमल्स उसको खींच के इजीली ले जाते थे। वाटर ट्रांसपोर्ट बिगेन विद द इन्वेंशन ऑफ सेलिंग बोट्स इन इजिप्ट इन विच वर मेड अ बंडल ऑफ लॉन्ग लीव्स टाइड टुगेदर वुड फ्लोट इन वाटर। अब पानी में बोट कैसे तैरेगी, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, काफी सारे उन्होंने पत्तों को पेड़ों के एक साथ काफी सारे गुच्छे में बांध दिया और उसको पानी में फेंक दिया। उन्होंने देखा कि वो पानी में डूबने की बजाय पानी में ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। वुडन बोट्स कम टू बी यूज लेटर। फिर उन्होंने क्या किया, लकड़ी का इस्तेमाल करके उन्होंने लकड़ी की नाव बनाना शुरू कर दिया जो पानी के ऊपर तैरती थी। These boats were carved huge logs of wood। काफी बड़े बड़े पेड़ों के जो होते हैं ना, स्टेम बोल सकते हैं, बार्क, या काफी बड़े बड़े जो उसके वो होते हैं तने, उनसे वो बोट्स का हम बनाने लगे। इजिप्शियन यूज्ड वुडन शिप्स फॉर ट्रेड बाय यूजिंग सी। इजिप्शियन जो थे उन्होंने क्या किया, जो वुडन शिप्स थे, लकड़ी के जहाज थे, उनका इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जाने के लिए अपने व्यापार के लिए करना शुरू कर दिया। दिस वेंट ऑन सेंचुरीज विद ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन द डिजाइन ऑफ शिप। धीरे धीरे जो हमारे शिप का डिजाइन था वो इंप्रूव होने लगा, समय के साथ बदलने लगा। The design of ships, chariots and wagon, these vehicles carried goods as well as passengers। अब इन व्हीकल्स या इन सवारियों का यूज किस लिए होने लगा, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और साथ में सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। Then in 1783 the hot air balloon was invented। Hot air balloon was invented। Travel was made much faster with the introduction of railway, rails made of iron, while going forward place to another, it becomes important for us। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पहले पहिए का आविष्कार हुआ, फिर किसका आविष्कार हुआ, हमारी ट्रेन का। हमारी ट्रेन का आविष्कार हुआ जो किसकी बनी हुई थी, लोहे की। For us to know distance between the places। We're late for this as people realized that vehicles running on rail required much lesser energy to move। अब उन्होंने क्या देखा कि जब पहियों के जरिए कोई सामान या कोई भी व्हीकल इधर से उधर जा रहा है तो उसको इजीली हम मूव कर पा रहे हैं, उसको ड्रैग करने की बजाय। अगर आप उसको खींच कर ले जाएंगे तो आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बजाय उसके कि जिसमें पहिए लगे हों उसको आप इजीली मूव कर सकते हैं। A revolution happens in 1960 and 1970 when the steam engine was developed by James Watt, a Scottish inventor and engineer। स्टीम इंजन किसने डिस्कवर किया था, जेम्स वॉट ने, जो कि कौन थे, स्कॉटिश इन्वेंटर थे। इन 18 द रेलवे बिकम क्वाइट विस्पर्ड। सन 1800 में। अराउंड द सेम टाइम स्टीम शिप्स इंप्रूव द वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। धीरे धीरे जब स्टीम रेलवे का, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तो उसे देखा देखी स्टीम जो है हमारे शिप्स भी बनाए जाने लगे। बिटवीन 1817 एंड 1990 द अर्लीस्ट बाइसिकल वाज इन्वेंटेड and were used practically। Soon after, the motorbike and cars were developed। सबसे पहले हमारी साइकिल आई, उसके बाद क्या आई, हमारी मोटर बाइक्स और कार्स का आविष्कार होने लगा। Early attempts for air transports were unsuccessful, leading to serious injuries of death and people। पहले जो हमारे प्लेन्स वगैरह थे वो बहुत ज्यादा क्रैश होते थे, तो ये क्या हो गया, ये डिस्कवरी जो थी वो अनसक्सेसफुल मानी जाने लगी। द फर्स्ट सक्सेसफुल प्लेन फ्लाइट वॉज मेड अराउंड 1910 इन ब्रिटेन। जो फर्स्ट फ्लाइट सक्सेस हुई थी वो कौन सी थी, ब्रिटेन में 1910 में चलाई गई थी। नॉलेज डोज, it is said that one James Watt was observing boiling water in a kettle and the steam was causing and lead of kettle rise up। उन्होंने भाप से इंजन चलाने के क्या सोचा, उन्होंने एक केतली में गर्म पानी रखा गैस के ऊपर, उन्होंने देखा भाप की वजह से जो उस केटल का ढक्कन था वो बार बार उठ रहा था, प्रेशर से वो ढक्कन ऊपर से हट रहा था। दिस मेड हिम थिंक अबाउट द पावर ऑफ स्टीम। तब उन्हें पता चला कि स्टीम के अंदर भी कितनी ज्यादा पावर होती है, तो उन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया। देखिए सबसे पहले 3500 बीसी में क्या आया, हमारा व्हील। उसके बाद 2000 में हॉर्स, कैमल, एलिफेंट से लोग ट्रेवल करने लगे। फिर 1783 से 1881 तक क्या हुआ, स्टीम इंजन आ गया, लोकोमोटिव जो सिर्फ अकेला इंजन ही चलता था। उसके बाद आई कार, फिर ये बीच में ये हमारी बाइसिकल, 1783 में हॉट एयर बलून, और ये हमारी बोट शिप।
डिसाइड व्हाट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड बी टेकन, हाउ मच टाइम इट विल टेक रीच। अब कहीं पे आपको जाना है तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज किया है। आप जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर ही डिपेंड करेगा। Quantity of thing when with the help of which we can compare the unknown quantities other such things, the known quantity of that thing which the known unknown quantity of other things is compared is called standard unit of length। यानी दूरी को कैसे नापेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने नॉर्मली बोल दिया इतने किलोमीटर नहीं, पहले आपने उस डिस्टेंस को मेजर किया है तभी तो आप बता पा रहे हैं कि दिल्ली से मुंबई का सफर कितना है या मेरठ से दिल्ली का सफर कितना है। उसको मेजर आपने किया तभी आप सही से उसे बता पा रहे हैं कि ये डिस्टेंस इतने किलोमीटर का है। अब वो मेजर आप कैसे कर सकते हैं, उसके जो टूल्स हैं, उसकी जो यूनिट्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। Sometimes it becomes essential to measure dimension of some object. During the sports meet of your school, the length of field is to be measured for construction of house। किसी घर को बनाने के लिए उस जगह का नाप लिया जाता है, नक्शा बनाया जाता है, तभी वहां पे कोई अच्छी सी कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज यू मेजर द एरिया ऑफ लैंड एंड फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ टावर। Its diameter is to be measured. In fact, in our daily life, many times becomes essential for to measure different things in many forms। कुछ ऐसे ऐसे करके कपड़ा नापना हो तो हम कहते हैं 1 गिट 2 गिट इतना है, या ऐसे मेजर करते हैं 1 मीटर 2 मीटर। लेकिन अब तो हमारे पास जो मेजरिंग टूल्स है वो भी काफी ज्यादा है। अब जैसे देखिए, in this way, to find out quantity of a specific property of something is called measurement। किसी चीज को प्रॉपर आप नापना चाहें तो उस क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी को मेजरमेंट बोलते हैं। जैसे देखिए, अभी मैंने आपको हैंड का एग्जांपल दिया तो इसने भी हैंड से भी नाप रखा है कि कितना वो है, गैप है। अब देखिए, इन आवर डेली लाइफ वी मेजर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी: लेंथ, थिकनेस, कितना लंबा है कितना मोटा है, डायमीटर कितना है, उसका एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, मास कितना है और डिस्टेंस कितना है। अब ये सारे हमारे टूल्स हो गए, ये स्केल हो गया, ये वो वाली टेप हो गई, लोहे वाली रॉड जो कपड़ा हम लेने जाते हैं तो वो लोग यूज करते हैं, ये हमारा इंची टेप हो गया, ये वॉल वगैरह नापने के काम आता है मोस्टली। ये सारे मेजरिंग टूल्स हो गए हमारे। In a sports meet, we measure the length of field and taken by the athlete to complete an event. While examining a patient, the doctor measures the temperature। अब कोई बीमार किसी डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर उस बीमार का क्या टेस्ट करेगा, उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर करेगा। वो कैसे करेगा, थर्मोमीटर से, ठीक है। यानी अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेजरिंग टूल्स हैं वो भी हर चीज के लिए अलग अलग यूज होते हैं, हर चीज का एक स्पेसिफिक टूल है। द कन्वेंशनल और सेल्फ मेड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, some conventional and common units of measuring length, distance, etc. ऑब्जर्वेशन कि आपने अंदाजा लगा लिया कि इतना है। फुटस्टेप, पैरों के साथ पैर जोड़ जोड़ के आपने कदम गिन लिए कि इतने कदम। आर्म लेंथ एंड हैंड स्पैन, ऐसे ऐसे करके नाप लिया कि कितने गिट है। For example, sometimes we can tell by observation the longer of two rods। Similarly, we can measure a place by footstep, length by badge of handspan, length of sari from arm। ऐसे ऐसे करके नाप लेते हैं ना, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। These units were not reliable as the length of body parts varied to person hands। This was ununiformity is measurement। To measure with handspan and cubit, measuring the length of your teacher's table with your handspan and cubit request your teacher to participate in the action। अब आप अपनी टीचर का टेबल या अपने ब्लैक बोर्ड को भी इस तरह से मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट जो कर रहा है, आपके हैंडस्पैन में कितना आया और लेंथ इन क्यूबिट। नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, अब स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत क्यों होती है। Clearly, the conventional unit of measurement are not reliable. Hence, we need standard unit for measuring। Standard unit of measurement सब अलग अलग होती हैं। For exact measurement, some units have been fixed which are acceptable to us, the basic unit of measuring other similar things। This system is known as International Standard System and these units are called
स्टैंडर्ड यूनिट। यानी इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। और जिस यूनिट को हम नाप रहे हैं, जिससे नाप रहे हैं, उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड यूनिट। वी certainly need standard unit for uniformity of measurement. These scientists all over the world have accepted these standard unit for measurement. SI unit of length is meter, SI unit of mass is kilogram, SI unit of time is second. जो इनकी स्टैंडर्ड यूनिट है, लेंथ की मीटर है, मास की किलोग्राम है और टाइम की सेकंड है। The system is known as International System of Units and famous of SI unit is System International Unit. SI का फुल फॉर्म क्या है? System International Unit, SI unit. With the adoption of SI unit, it becomes easier to exchange scientific data and the result of various experiments. जब आप किसी चीज का अच्छे से नाप तोल कर लेंगे तो किसी को बताना बहुत ही आसान हो जाता है या इजी हो जाता है। The conventional way of writing units and their symbols. Following rule must be followed while writing SI units and their symbols. मीटर को आप m से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को आप kg से डिनोट करते हैं और सेकंड को आप सेक से डिनोट करते हैं। ये यूनिट्स हो गए और ये इनके सिंबल्स हो गए। पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यूनिट आपको चेंज करनी है तो मीटर है तो आप उसको एफ से डिनोट करेंगे, किलोग्राम है तो केजी से और सेकंड है तो सेक से। The symbols for unit of quantities must be written in small letters. इनमें कभी भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं होता। अगर आपको मीटर को डिनोट करना है तो आप स्मॉल एम बनाएंगे, कैपिटल एम नहीं बनाएंगे। किलोग्राम को डिनोट करना है तो आप कैपिटल लेटर नहीं करेंगे, केजी स्मॉल लेटर यूज करेंगे। नेवर यूज कैपिटल लेटर्स। The name of unit is always written in small letters. No punctuation mark are used the symbol of units. For example, the symbol of meter is not M. The symbol named after scientists are written in capital letter. For example, the symbols of Kelvin is K and that of degree is Celsius. ठीक है, जो साइंटिस्ट के नेम के साथ जुड़े होते हैं या जिस साइंटिस्ट ने जिस चीज का आविष्कार किया है उनके जो सिंबल्स होते हैं वो कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं, जैसे कैल्विन और सेल्सियस। द सिंबल ऑफ यूनिट आर ऑलवेज रिटन इन सिंगुलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल 100 मीटर इज 100 मीटर, नॉट 100 ms। मीटर्स नहीं, सिर्फ m यूज करेंगे आप, ms नहीं। अब आता है मेजरिंग मास। किसी चीज का वजन किलोग्राम में नापना या ज्यादा बल्क क्वांटिटी में। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास। का वजन कितना है, भार कितना है। मास ऑफ द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ किलो मास इज किलोग्राम। मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट है मैंने अभी आपको ऊपर समझाई है वो किलोग्राम होती है। A solid made up of an alloy of platinum and iridium is takes kilogram. Small quantities of mass like gold, silver and some chemical are measured in grams and milligrams. ग्राम्स यानी बहुत छोटा यूनिट और मिलीग्राम उससे भी कम। These are sub multiple unit of mass, यानी ये है तो मास ही सारे वजन की है लेकिन उससे छोटी यूनिट है जिनका इस्तेमाल कम वजन की चीजों को नापने के लिए किया जाता है। To measure the large mass of material like wood, coal, wheat, rice, etc. multiple like क्विंटल एंड टन्स आर यूज। अब ये वाली यूनिट्स कौन सी हो गई, किलोग्राम से बहुत ज्यादा, यानी मास क्वांटिटी या बल्क क्वांटिटी या बहुत ज्यादा जो है उनको आप किस में नापेंगे, क्विंटल और टन में। टू फाइंड आउट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट बीम बैलेंस इज यूज्ड। किसी चीज का वजन करने के लिए आप तराजू का यूज करते हैं, बीम बैलेंस। इन बीम बैलेंस देयर इज अ स्ट्रेट रॉड हैविंग हैंडल इन द मिडिल फ्रॉम द बोथ एंड ऑफ रॉड and pans of huge help to trade। ये देखिए बीम बैलेंस या हम बोल सकते हैं तराजू। The beam moves freely about the main axis when the balance is lifted with the help of handle. The beam remains horizontal। अगर दोनों इधर किलो 1 किलो है, इधर वजन कम है तो जो 1 किलो वाला है वो नीचे हो जाएगा। अगर हमने इधर 1 किलो वजन पूरा कर दिया तो वो बैलेंस बराबर रहेगा। अगर इधर हमने वजन थोड़ा ज्यादा रख दिया, इधर 1 किलो है तो जहां ज्यादा वजन है वो नीचे ड्रॉप हो जाएगा। द बीम रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। अब देखिए 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के।
1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम के। 100 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1 क्विंटल के। यानी 100 किलो अगर कोई चीज है, सामान है, तो हम उसको 1 क्विंटल भी बोल सकते हैं। और 1000 किलो कोई चीज है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 टन। कोई चीज वेट में 1000 किलो है तो वो किसके इक्वल हो गई? 1 टन के बराबर। To find the mass of an object, take a beam balance, put the object in the right pan, lift the balance and put weight in the left pan till beam again get leveled। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों चीजों का जो वजन है, दोनों तराजू का, वो इक्वल होना चाहिए, जो भार है वो समान होना चाहिए। We need to measure mass more accurately. We buy precious things like gold and silver। अब जब आपको गोल्ड और सिल्वर नापना होता है ना, तो ये बैलेंस तो होता है, लेकिन ये ना क्या बोलते हैं, झुकता नहीं है कहीं। इसका जो ये कांटा है ना, ये सिर्फ मूव होता है इधर से उधर। और ये जो तराजू होता है ना, ये कांच के बॉक्स में बंद होता है ताकि हवा भी इसमें ना जाए और वजन इधर उधर या ऊपर नीचे ना हो। वी हैव टू मेजर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ थिंग्स। सच मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड मोस्टली डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। इसका यूज कौन करते हैं? ज्यादातर डॉक्टर या साइंटिस्ट, या हम बोल सकते हैं जो गोल्ड ज्वेलरी या चांदी की ज्वेलरी बेचने वाले होते हैं, वो भी इस बैलेंस का यूज करते हैं ताकि हवा से भी जो है 1-2 ग्राम या मिलीग्राम का भी फर्क ना आए। आपने यहाँ वेट रखा, यहाँ वेट रखा, इसको डोर बंद कर दिया और यहाँ से इस बटन को, इस नॉब को राउंड करके यहाँ पे ये जो आपको ये दिख रही है ना पॉइंटेड सी लाइन, इससे आपका वेट मेजर हो जाएगा कि कौन सी चीज कितनी है। थिंग्स टू कीप इन माइंड while purchasing. While purchasing, we should be very careful because many shopkeepers are inaccurate measuring instruments to make much profit। कई लोग क्या करते हैं, अपने तराजुओं में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, जिससे क्या करते हैं, चीज का वजन पूरा लगता है लेकिन वो होता नहीं है। आपके सामने वो ऐसे दिखाएंगे कि जितनी चीज आपने ली है वो प्रॉपर उतने ही वजन की है, लेकिन वो उसमें पहले से ही छेड़छाड़ करके रखते हैं या गड़बड़। इसीलिए जब हम कुछ ऐसी प्रीशियस चीजें लेने जाएं, जैसे गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी या कुछ भी लेने जाएं जो हमें तोल कर मिल रही है, वो हमें सावधान रहना चाहिए। सम ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लोथ्स, वायर, रिबन एक्सेट्रा आर सोल्ड बाय देयर लेंथ। आप यही जहां तो आपको सोना चांदी तोल कर मिल रहा है, सब्जियां फल तोल कर मिल रहे हैं, वहीं अगर आप कपड़ा या कोई तार लेने जाएंगे तो वो आपको मीटर के हिसाब से लेंथ वाइज नाप कर मिलेगी। तो वाइल बाइंग दीज थिंग्स टेक केयर द बोथ एंड्स ऑफ द मीटर स्केल हैव मार्क। यानी आप कि वो कहाँ से लेके कहाँ से आपको चीज नाप कर देख रहे हैं, वो बराबर होना चाहिए। मीटर स्केल बियर द स्टैम्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वेइंग एंड मेजर। द मीटर स्केल मस्ट बी अ मार्क फ्रॉम 0 to 100। जैसे ये 0 to 30 दिया हुआ है, ये मिलीमीटर हो गए, ये सेंटीमीटर हो गए। हमारे वुडन स्केल पे आपको सबके पास स्केल होगा, सबने देख रखा होगा कि एक साइड सेंटीमीटर होते हैं, एक साइड इंचेस होते हैं। The meter scale must bear marks 0 to 100 centimeter. It should not be broken or weld. Grains, coal and many other things are bought and sold by measuring their weight। ये वजन के हिसाब से तोले जाते हैं। Following precaution must be taken. The beam balance used to measure mass must be proper. It beam must rotate freely on its axis। यानी अपनी एक्सिस पर ये आसानी से घूमे। वजन जिस साइड ज्यादा है ये झुक जाएगी, कम होगा वो उठ जाएगी। अगर यहाँ वेट ज्यादा हो जाए तो ये झुक जाएगा और ये उठ जाएगा। ऑन लिफ्टिंग द बैलेंस इट्स बीम मस्ट बी हॉरिजॉन्टल। जब आपका वजन बराबर हो जाएगा तो ये चीज बैलेंस हो जाएगी। बोथ साइड ऑफ द बीम मस्ट बी बियर गवर्नमेंट स्टैम्प। वेट यूज्ड फॉर मेजरिंग मस्ट बी एक्यूरेट। मेजरिंग लेंथ, अब यहाँ तो किलोग्राम में और मिलीग्राम में बात हो गई, अब आते हैं लेंथ को मेजर करना। लेंथ इज मेजर्ड एज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट or points। Generally, it is important for us to know the distance of place so that we decide we can go there by foot, by bus, train, ship or aeroplane। पहले हम डिस्टेंस को दिमाग में, अरे हमने कहीं घूमने जाना है, वो जगह इतने किलोमीटर दूर है, ये जगह इतने किलोमीटर दूर है, तो हमने डिस्टेंस का अंदाजा लगा लिया किलोमीटर से कि कौन सी कितनी दूर है, कौन सी कितने किलोमीटर है, कितनी लेंथ पर है, कितनी दूरी पर है। उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें पास की जगह घूमने जाना है या दूर की जगह। To find out the piece of cloth sufficient for stitching a shirt, a tailor has measured। अब आपको कोई कपड़ा सिलवाना है, कोई शर्ट सिलवानी है, तो वो जो टेलर होगा वो आपको मेजर करके बताएगा आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग
कि आपकी शर्ट के लिए या आपके कुर्ते के लिए कितना कपड़ा रिक्वायर है, फिर आप उसको उतना ही कपड़ा ला के देंगे। अ फार्मर नीड्स टू नो लेंथ ऑफ ब्रेथ और एरिया ऑफ हिज फील्ड। अब किसी फार्मर को अपने किसान में कोई फसल लगानी है तो वो उसका एरिया नापेगा, कितनी गज में जगह है, उस हिसाब से वो वहां बीज बोएगा और उसी हिसाब से वाटर रिक्वायर्ड होगा, क्रॉप रिक्वायर्ड होगी। टू फाइंड अ हाइट ऑफ मैन विथ ऑफ अ टेबल डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, सब चीजें जो है हमारी अलग अलग पॉइंट से मेजर होती हैं। अब रूलर यानी हमारा स्केल कैन बी यूज्ड मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी बता पाएगा अगर आप एक स्केल से नापे तो। In ancient time, the following methods were adopted for measuring length and distance. It has been told to context of measurement of land, that is length and object of person can be measured with the help of footstep. जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, पैरों से दूरी, कदमों से दूरी नापते थे, हाथ से नापते थे या अपनी आर्म से नापते थे। In different part of world, people used foot as a unit measuring land, but different areas the length of foot is used for somewhat different. People used to measure 1 unit of land from one end of the arm to chin, यानी ऐसे करके यहाँ से भी बोल सकते हैं और यहाँ से भी कि इस तरह से नापना। Roman measured land by foot their land in ancient India. Finger was used to measuring length. जिस तरह से मैं बोलूँ स्पैन की लेंथ कि मेरे एक हाथ के बराबर है। Due to the various body dimension, these measurement were not accurate. अब ऐसे करके मैंने नापा तो ये मेजरमेंट एक्यूरेट तो नहीं होगा, या मैं किसी कपड़े को ऐसे करके नापूं कि 1 मीटर है 1.5 मीटर है तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगा जब तक कि हम उसे एक स्केल पर ना नापें। The French devised a standard system of measurement known as metric system. The SI unit of length is meter. Every meter has been divided into 100 equal parts called centimeter. 1 मीटर में एक इक्वल पार्ट कितने हो गए हमारे 100 सेंटीमीटर के बराबर। एवरी सेंटीमीटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट नोन एज मिलीमीटर। और जो हमारे 100 सेंटीमीटर है वो 10 इक्वल पार्ट के है, वो किसके बराबर हो गया हमारा मिलीमीटर के बराबर। ये हो गया सेंटीमीटर के बराबर, ये हो गया मिलीमीटर के बराबर। मीटर इज द लेंथ ऑफ 0 डिग्री बिटवीन टू मार्क्स ऑफ मेटल बार made of platinum iridium kept on true of weight and measured to Paris. The length of room, height of building and length of stadium are the measure in meter. The fraction of unit called submultiple and the multiple unit is called multiple unit. To measure small quantities, submultiple of fundamentals. Units are used, for example, pencil, copy, postcard, etc. can be measured in सेंटीमीटर। अब आप इसको नापेंगे तो आप किलोमीटर में थोड़ी नापेंगे, सेंटीमीटर में तो नापेंगे कि कितने सेंटीमीटर लंबाई है, कितने इंच है, इंचेस में या सेंटीमीटर में। टू मेजर हाइट, डेप्थ, डेप्थ, एरिया और डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी मेजर द लेंथ। वी यूज इंस्ट्रूमेंट लाइक रूलर, हाफ मीटर स्केल, या तो आप छोटे स्केल का यूज करेंगे, इंची टेप का यूज करेंगे, या वो रॉड वाला जो स्केल होता है जो कपड़ा वाले होते हैं वो यूज करते हैं उसका यूज करेंगे। The shape of thing to be measured, for example, the measure smaller things, we need measuring instrument of centimeter and millimeter. Similarly, to measure a circular tank, measuring tape is used. अब ये वाला घर बन रहा हो, कंस्ट्रक्शन साइट हो रही हो, तो इसका आप यूज कब करते हैं? ये एकदम से झटके से खुल के लंबी हो जाती है और झटके से ही बंद हो जाती है, वॉल वगैरह की लंबाई नापने के लिए। Things to be kept in mind while measuring. While measuring length using a ruler, the following precaution. Keep the ruler along the length of object. Measuring the length of पोस्ट कार्ड। अब आपने पोस्ट कार्ड की लेंथ नापनी है तो क्या करेंगे, एक कोने से दूसरे कोने तक तब तो ही नापेंगे, किससे, अपने स्केल से या इंची टेप किसी से भी। Put a scale parallel to the length so the full mark 0 सेंटीमीटर। यहाँ से 0 से आपने स्टार्ट किया और एंड पर देखा कितना है। नाउ नोट डाउन द रीडिंग ऑफ अदर एंड द पोस्ट कार्ड फ्रॉम द रूलर, लेट इट बी 7.9 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए वो 0 से उसकी जो ये है वो कितना बड़ा है, 7.90 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पोस्ट कार्ड इज कितनी हो गई, 0 से नापी थी तो 7.90 सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए द सब मल्टीपल एंड मल्टीपल ऑफ एसआई यूनिट।
डेसीमीटर को हम किससे, डी से डिनोट करते हैं, सेंटी को सी से, मिली को एम से, माइक्रो को यू, इस तरह के यू से, किलो को के से, मेगा को एम से। और इनकी सब मल्टीपल यूनिट है, ये 1/10, ये 100, ये 1000 और ये लैख। ये सेम होंगी और ये यहाँ के चेंज हो जाएंगी। द सब मल्टीपल एंड मल्टीपल ऑफ मीटर, ऊपर तो हमने पढ़ी थी किसकी, एसआई यूनिट। अब ये आ गई सब एंड मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर। देखिए 1 मीटर डेसीमीटर डीएम, 100 सेंटीमीटर सीएम, 1000 मिलीमीटर एमएम, 1 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, 10 मीटर 1 डेकामीटर, 100 मीटर 10 डेकामीटर और 1 हेक्टोमीटर, 1000 मीटर 100 डेकामीटर, 10 हेक्टोमीटर एंड 1 किलोमीटर के बराबर। Sometimes the end of the ruler are chipped, so it is desirable that we should coincide any full marks on the ruler with the end of object. This reading should be subtract from the reading of the other end. कई बार क्या होता है, हमारा प्लास्टिक रूलर होता है, लोहे का तो नहीं, आयरन रूलर तो नहीं, लेकिन प्लास्टिक रूलर के जो कॉर्नर होते हैं ना, कई बार चटक जाते हैं, टूट जाते हैं, तो हमारा मेजरमेंट जो है वो सही नहीं आ पाता। Keep the eyes exactly above the mark where the reading on the scale is to be taken. अब जब आप किसी चीज को नाप रहे हैं तो आपको क्या करना है, प्रॉपर उस लाइन पे या तो मार्क लगा देने हैं, या फिर अच्छे से उसे देखकर अपने ब्रेन में याद कर लेना है कि उसकी लेंथ कितनी आई है। To measure the length of an object and the at least reading must be taken. The average of 3 reading is actual length of the object. Measuring the length of curved line. A curved line can be measured by two methods. अब कोई मुड़ी हुई चीज है तो उसकी लेंथ को आप कैसे नापेंगे? द मेथड वाज हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन एक्टिविटी 1 विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर, या तो डिवाइडर से नापे। द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर। टीचर्स में एक्सप्लेन दिस, लर्निंग बाय डूइंग, रीड योरसेल्फ। अब देखिए यहाँ मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये चीज जो यहाँ आपकी कर्व्ड लाइन की बताई गई है वो यहाँ आपको एक्सप्लेन की गई है। देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, टू मेजर अ लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन यूजिंग थ्रेड और स्केल। या तो आपको कोई धागा चाहिए और धागे के साथ आपको एक स्केल चाहिए। A string, a ruler, a sketch pen, notebook और पेंसिल। सबसे पहले draw a curved line of a piece on paper. Keep on one end string on the end of curved line. आपने कोई भी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली, फिर आपने क्या किया, एक धागा लिया और धागे को इसके बराबर बराबर में मोड़ते हुए चले गए। अब आपकी कर्व लाइन तो सीधी नहीं होगी, लेकिन जिस धागे के को आप इस कर्व लाइन के बराबर बराबर मोड़ते जा रहे हैं वो सीधा हो जाएगा। उसको आप सीधा करिए, कर्व लाइन के बराबर बराबर धागा रखिए, उसको आप सीधा करके मेजर कर लीजिए कि वो कितना लंबा है। मेजरमेंट ऑफ एरिया। द मेजरमेंट ऑफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया। किसी के सरफेस का एरिया क्या कहला, वो ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, सरफेस एरिया। The area of ruler surface can be known by using the following formula. Area of rectangle equals to length into breadth. Area of square side into side. Area of triangle half base into height. Take a thread, tie a knot to one end. Put this knot at point A. Now stretch the thread with the help of your thumb and finger along the curved line. At this point, hold the thread with the other hand. Stretch some more part of thread along the line. Continue like this till you reach the point P. Mark A and D. Now stretch your thread along the ruler and measure the distance. अब किसी धागे को आप या किसी को नापना है, ये आपका एक पॉइंट हो गया, ये बी हो गया। अब इस लाइन को आप कैसे मेजर करेंगे, आप रूलर तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, आप एक थ्रेड लेंगे, उसको इसके बराबर बराबर या तो इसके ऊपर रख देंगे या बराबर बराबर रख देंगे। अब आप क्या करेंगे, आप एक रूलर ले लेंगे। अब आपने रूलर लिया, अभी आपकी लाइन तो मेरी सीधी नहीं हो सकती, लेकिन जिस थ्रेड या आप जिस धागे से नापते हैं वो सीधा हो सकता है। अब उस थ्रेड को आप सीधा करके यहाँ से वहां तक खींचते चले जाएंगे, ए से बी पॉइंट तक, और आप इसको मेजर कर लेंगे। अब देखिए जैसे टेबल को नाप रहे हैं तो टेबल के चारों इन्होंने क्या किया, एक गोल धागे से उसे नाप लिया। अब गोलाई में तो हमारा स्केल होगा नहीं जो गोलाई में नापेगा, एक धागे से उसको लपेट के नाप लिया और फिर उस धागे को सीधा करके उसको पता लगा लिया कि वो कितना है। The standard unit of area is square meter. Generally, it is written meter per second or meter square.
द एरिया ऑफ स्मॉल सरफेस इज मेजर्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर, द स्क्वायर मिलीमीटर mm, सबके अलग अलग सिंबल है। अगर मीटर स्क्वायर है तो m2, सेंटीमीटर है तो cm2 और मिलीमीटर है तो mm2। Measurement of the area of an irregular surface. We found out the area of regular surface by any formula. The area of leaf and paper of irregular shape. किसी पेपर को नापे या किसी पत्ते को नापे तो उनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। 100 मीटर स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले हैं, रीड योरसेल्फ। कौन सा कितने के बराबर होता है। कीप अ लीफ or a piece of paper on a graph paper having the square of area 1 centimeter square. Draw the boundary of leaf on paper with pencil. अब आप किसी लीफ को नाप रहे हैं तो क्या करेंगे, उसे ग्राफ पेपर पर रखकर इसको आप लीफ की शेप ड्रॉ कर लेंगे। नाउ रिमूव द लीफ ऑफ पेपर, फिर उस पत्ती को लीफ से हटा देंगे। द नंबर ऑफ स्क्वायर विद इन द बाउंड्री लाइन, अब इसकी बाउंड्री लाइन को नापेंगे। राइट काउंटिंग, फुल काउंटिंग, हाफ काउंटिंग, more than half square as whole square and neglect those square which are less than half inside the boundaries। अब देखिए, ये लीफ का ग्राफ पेपर पे आपने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। काउंट फुल स्क्वायर, हाफ स्क्वायर। अब आप इसके जो स्क्वायर है इन्हें काउंट करेंगे कि इसमें फुल स्क्वायर कितने हैं, जैसे पूरे पूरे स्क्वायर कितने हैं, हाफ कितने हैं। फिर क्या करेंगे, फुल स्क्वायर काउंट किए तो आपने 8 लिखा, हाफ स्क्वायर काउंट किए तो आपने 1/4 इंटू 4 कर दिया तो आपके 2 स्क्वायर आ गए। मोर देन हाफ स्क्वायर, अब हाफ हाफ से ज्यादा स्क्वायर जो है जिसमें जरा जरा सी जगह बच रही है वो आपके कितने हो गए। तो टोटल एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस 8 + 2 + 4 इज 14 स्क्वायर यूनिट, यानी आपकी पत्ती की जो चौड़ाई हो गई वो कितनी हो गई, 14 स्क्वायर या 14 खानों के बराबर। मेजरिंग वॉल्यूम, द प्लेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। प्लेस जो ऑक्यूपाई, जो जगह ऑक्यूपाई करते हैं उसको वॉल्यूम बोलते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, m3। यहाँ 2 से डिनोट कर रहे थे मीटर को, अब यहाँ पे क्या आ गया, वॉल्यूम को जब करते हैं तो उसमें क्यूब लग जाता है, यानी 3 सेंटीमीटर क्यूब, dm क्यूब और mm क्यूब, विच आर यूज फॉर मेजरिंग स्मॉलर वॉल्यूम, यानी कम वाली। द फॉर्मूले यूज फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विद द रेगुलर शेप एज फॉलोज। सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, रीड योरसेल्फ। मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, पहले क्या किया हमने, सरफेस एरिया सब किया। अब लिक्विड चीजें जो होती हैं उन्हें हम लीटर में मेजर करते हैं। द लिक्विड लाइक वाटर, पेट्रोल एक्सेट्रा आर मेजर्ड बाय देयर वॉल्यूम। लिक्विड आर मेजर्ड इन लीटर एंड मिलीलीटर। ठीक है, जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं उन्हें हम लीटर या मिलीलीटर में नापते हैं। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 and 1000 is cubic meter. The volume inside the vessel is known as capacity। यानी एक बर्तन के अंदर की जो जगह होती है जिसमें हम अपना लिक्विड भर सकते हैं उस भरने की क्षमता को हम बोलते हैं कैपेसिटी। की इसकी इतनी कैपेसिटी है, इसके अंदर इतनी चीज ही समा पाएगी। Many instruments are used for measuring volume. For example, milk measure, cylindrical jar, while the measuring petrol, oil, conical flask, सब अलग अलग चीजों का इस्तेमाल होता है नापने के लिए। Measuring flask, peptide and burette cylinder, measuring jars, conical measuring vessel, measuring flask. Peptide measure for definite volume of liquid which is marked on them. Milk is filled to rim and cylindrical। मेजरिंग जार बट अदर, देखिए ये सारे दूध लेने जाते हैं तो इस तरह के कुछ रखे होते हैं ना कप दूध वालों के पास, और ये पेट्रोल वगैरह में कुछ अलग से कुछ ऑयल वगैरह डलवाना हो तो वो कुछ इस तरह का उनके पास एक यूटेंसिल होता है जिससे वो नापते हैं। आ मेजरिंग सिलेंडर विद लॉन्ग सिलेंडर ग्लास विच मार्क फ्रॉम बॉटम टू टॉप जनरली इट्स मार्क ऑन मिलीमीटर। इनके ऊपर ना मार्क बने होते हैं कि ये कितनी क्वांटिटी का है, उतना आप उसे फुल भर के डालेंगे तो वो प्रॉपर उसमें जाएगा कि जितना लिखा है उतना ही उसमें लीटर है। सिलेंडर 0 to 100, 0 to 500, 0 to 1 liter and 2 liter are then to be used. There are desired volume of liquid can be measured by them. Doctor use measuring glass to measure syrup। कई बार आपने देखा होगा हमारी जो लिक्विड सिरप्स आते हैं उनका जो ऊपर एक प्लास्टिक कैप लगा होता है उसमें भी मार्क लगे हुए होते हैं
कि आपको कितने ml सिरप कंज्यूम करना है। यहाँ पे साइड पे मार्क्स लगे होते हैं ना, 5 ml, 10 ml, 15 ml। तो आप मेजर करके पी सकते हैं कि एक बारी में आपको कितना डॉक्टर ने सिरप बोला है, आप इस कैप से मेजर करते हैं और पी लेते हैं। मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ insoluble solid having irregular shape, जिनका कोई आकार नहीं है। Keep the measuring cylinder on a flat and plain surface. Before reading the observation, find the least count of cylinder. For this, find out the volume between two adjacent readings. While taking the reading, keep your eye just front of lower point and round of surface. The upper surface of liquid is round for liquid like water, alcohol, and lower level should be noted. For the liquids heavier than water like mercury, the upper level should be noted. Measurement of the volume of an insoluble heavy and large solid. A large sized solid cannot be submerged in cylinder. It is mouth of narrow. अब ये क्या होते हैं, अच्छे से सबमर्ज या मिक्स नहीं हो पाते सिलेंडर में, क्योंकि जो इनका जो मुंह होता है ना, ऊपर का सिरा, वो बहुत ही नैरो या कम होता है। Take an overflow jar, fill with the level of its outer hole with water. Put the calibrated cylinder below the spout. Tie the given solid with the thread and hang in the jar. Let the water flow into the calibrated cylinder. Note down the reading of water level is calibrated cylinder. This is the volume of solid which is equal to water collected by calibrating cylinder. अब आपने क्या किया, पहले इसके होल तक आपने इसे पानी भर दिया। अब ये पानी इसमें भरा रहेगा, इसको आप नहीं छेड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर आपने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर बांधकर इसमें लटका दिया। अब जब इसमें वजन जाएगा तो पानी का लेवल ऊपर की ओर बढ़ेगा। अब जब पानी का लेवल ऊपर की ओर बढ़ेगा तो वो दूसरे इसमें भरने लगेगा, और जब इसमें भरेगा तो इसमें पॉइंट्स लिखे हैं, वो उससे आप नाप सकते हैं कि जो कैलिब्रेटेड सिलेंडर है उसमें पानी का लेवल कितना है। मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी एक ठोस की। Brick, matchbox, etc. have 6 edges. 6 कोने. The volume of cuboid can be found out with the help of following formula. Cuboid का फॉर्मूला क्या होता है? Volume of cuboid equals to length into breadth into height. यानी जो भी इसका है उसको आपस में क्या करेंगे आप, इंटू कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। मेजरिंग टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को कैसे नापेंगे? द मेजरिंग ऑफ हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। थर्मामीटर जो है इसके लिए नापा जाता है, टेम्परेचर नापने के लिए, तापमान के लिए। द लोअर स्टेबल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस, सी लेवल, हायर स्टेबल पॉइंट टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर एट सी लेवल इज सनलाइट। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, ये कितने तरह के होते हैं? सिलेंड्रिकल थर्मामीटर। टू मेजर बॉडी टेम्परेचर यू यूज क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसमें वो मर्करी होता है। आप तो डिजिटल भी आने लगे हैं, पहले वो पतले वाले आते थे, पतले वाले, ठीक है। सेकंड है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिसमें आप लैब में कोई चीज गर्म कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर नापने के लिए। द थर्मोमीटर हैज अ ग्लास tube having capillary in the middle. At the lower end, there are a glass bulb in the upper level closed. Mercury is filled with bulb, some part of capillary. Celsius temperature is used to laboratory. सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर होता है ना, जो डिग्री वाला, वो किसमें यूज होता है? हमारी लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में यूज होता है, जिसका टेम्परेचर क्या होता है, 0 से लोअर, और हायर किस पे होता है, 100 डिग्री। The distance between the 2 points is divided into 100 equal parts. Every part is known as degree. The Celsius meter has division from 0 to 100. There are the kink of capillary near the bulb of clinical thermometer, so they can be used to measure only the temperature of human body. यानी इसका यूज किस लिए होता है? सिर्फ आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए कि आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं। फिर आता है बायमेटेलिक थर्मोमीटर। ये किस लिए यूज होता है? द टेम्परेचर ऑफ फायर फर्नेस, जब आप किसी भट्टी में आग लगा रहे हैं, किसी बड़ी फर्नेस में आग लगा रहे हैं, तो एकदम से जो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर वाला होता है ना तापमान, वो किससे यूज हो, नापा जाता है? बायमेटेलिक थर्मामीटर से। अब आता है हमारा मोशन एंड रेस्ट, चलना और आराम करना या रुकना। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग व्हाइल सिटिंग और मूविंग बस। When you look at the things inside the bus, like driver sit on, you realize that your position with respect to such objects does not change. एक ही जगह बैठे हैं, हिल तो नहीं रहे अगर आप बस में सफर कर रहे हैं। It will be said that you will are rest with respect to driver's seat.
However, when you look outside the window, the building and trees, you never realize that your position is continuously changed. जब आप बस के अंदर बैठे हुए हैं एक ही जगह पर है तब आपको लगेगा आप रेस्ट पोजीशन में है, आपकी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर रही। लेकिन उसी टाइम अगर आप खिड़की से बाहर देखेंगे तो आप देखेंगे जो आपके साथ साथ चीजें हैं वो पीछे छूटती जा रही हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि आप रेस्ट पोजीशन में नहीं है, आप मोशन में है, गति में है। तभी तो चीजें जो बाकी हैं वो पीछे छूटती जा रही हैं और आप आगे चलते जा रहे हैं। We came to conclusion if anything which you had seen at some particular place before some time is not seen there anymore, you say that thing is moving. तो आप बोल सकते हैं कि जब आप उन चीजों को क्रॉस कर रहे थे तो वो चीजें मूव कर रही थी। On the other hand, an object that's remained at same place in the same position is said to be rest. Motion of an ant. Spread a piece of plain paper on floor and put down some sugar on it. You will see soon observe ant on paper, mark dots and footpath travel by ant on paper. Let us shake the paper, remove the ants and sugar, join these dots of arrow and show the direction of motion of ant. Every dot shown where the ant has moved is a few seconds. Motion of type of change in position of object. Some of the things move by changing their place while others show motion. कुछ रुकी हुई हैं, कुछ चल रही हैं जो क्या मिस डिनोट कर रही हैं किसी का मोशन और किसी का रेस्ट। Moving of their different parts on observing different type of motion, we can know more about them. Let us observe some types of motion. Measuring time. In ancient time, people used many periodic. पहले सनडाइल का यूज होता था या बोल सकते हैं सूर्य घड़ी का। सूरज की रोशनी से ही दिन रात का अंदाजा लगाया जाता था कि अब दोपहर हो रही है, अब रात हो रही है, दिन हो रही है। देखिए, द सनडाइल हैज वर्टिकल ट्रायंगुलर प्लेट ओवर द सर्कुलर हॉरिजॉन्टल। देखिए इस प्लेट पे ट्रायंगुलर प्लेट लगी हुई है। दिस प्लेट इज केप्ट ऑन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन जो होता था नॉर्थ साउथ में होता था। द शेडो ऑफ प्लेट फॉलोइंग ऑन द बोर्ड डिफरेंट एंगल एंड टाइम ऑफ डे। अब इस सनडाइल के ऊपर से इधर से रोशनी पड़ी तो इधर अंधेरा हुआ, इधर से रोशनी पड़ी तो उधर अंधेरा होगा। The sundial at Jantar Mantar in Delhi was used for measuring time. The sundial was built by Maharaja Jai Singh II of Jaipur. Sundial किसने बनाई थी? जो जयपुर के महाराजा थे जय सिंह सेकंड उन्होंने। In ancient time, time was also measured by sun clock, sand clock. इस तरह की होती थी ना, रेत वाली घड़ी। कुछ इस तरह की, जिसमें रेत भरी हुई होती है और वो धीरे 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 नीचे गिरती रहती है, फिर इसको वापस पलट के रख दीजिए तो वो समय और घंटे के हिसाब से बताती है। Sand falls from the upper glass of lower through a small hole in a definite point. By this method, people had an idea of time. देखिए जैसे कि मैंने बना के दिखाई ये सैंड क्लॉक, इसमें रेत गिरती है। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस स्पेसिफिक instrument and unit are being used measuring time. The standard unit of measuring time is second. The larger unit of time are minute, hour, day and year. 60 सेकंड एक मिनट के बराबर 60 मिनट, एक घंटे के बराबर 24 घंटा, एक दिन 365 दिन एक साल और 366 दिन कितने हो गए एक लीप ईयर के बराबर। द अर्थ टेक्स वन डे टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। द अर्थ टेक्स वन ईयर टू कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द सन। एक दिन में रोटेट करती है, एक दिन लगाती है, और जब पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है सन का तो कितना एक साल लगाती है। सम इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड अकर आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल। दीज इवेंट्स आर कॉल्ड पीरियोडिक इवेंट्स। अब पहले तो ये यूज होती थी, अब ये आने लगी, अब ये और ये डिजिटल क्लॉक्स भी आने लगी। These clocks, alarm clocks, use the time interval of periodic motion of wheel, measuring time interval. In the same way, wall clock, wristwatch are the instrument of measuring time. स्टॉप वॉच भी आने लगी जिसको आप रोक कर बता सकते हैं कि कितनी देर में आपने वो काम किया। ये गेम्स वगैरह में यूज होती है स्टॉप वॉच। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट है ट्रांसलेशनल मॉडल मोशन। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ सम व्हीकल ऑन द रोड, march past of soldier in parade, falling football. In fact, these are example of motion in straight line, यानी एक सीधे तरफ सीधा चलने वाला मोशन। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। अब आ रहा है हमारा रोटेशनल, रोटेट हो रहा है।
All points on moving object about fixed point on its axis rotate. यहीं से चल रहा है, यहीं खत्म हो रहा है, यहीं से चल रहा है, यहीं खत्म हो रहा है. This distance, any point, an object from fixed axis always remains same. For example, the motion of mark on blade of electric fan, motion of pointer of second clock, example of rotational motion. The electric fan and clock. अब एक पंखा चलेगा तो भी घूमेगा, यही आएगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा. घड़ी है वो भी घूमती रहेगी, घूमती रहेगी. तो ये क्या हो गया हमारा रोटेशनल मोशन. देखिए ये एग्जाम्पल हो गए फैन और वॉच. फिर आता है हमारा पीरियोडिक मोशन. इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट द मोशन, पीरियोडिक ये वाला, जैसे मैंने ये पेंडुलम लिया, इसको धक्का मारा, ये इधर जाएगा, फिर ये वापस इधर आएगा, फिर ये वापस इधर आएगा. तो ये क्या हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन. पेंडुलम द स्विंग ऑफ ब्रांचेस, पेड़ों की टहलियों का झूलना, झूला झूलना, वो क्या हो गया, ये हमारा हो गया, किसका एग्जाम्पल होगा पीरियोडिक मोशन का. अब आती है हमारी स्पीड. अ पर्सन पैडल साइकिल फास्ट, जितना तेज आप पैडल मारेंगे उतनी तेज साइकिल चलेगी, धीरे कर देंगे तो साइकिल धीरे हो जाएगी. इफ ही पैडल स्लो ही वॉज रीच लेटर, जल्दी जल्दी चलाएंगे तो उस दूरी को जल्दी तय कर लेंगे, धीरे धीरे चलाएंगे तो कम समय में तय, मतलब ज्यादा समय में तय करेंगे. द स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड इज डिफाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट per time per unit. If someone covers 50 kilometer distance in 2 hours on his bike, he will cover 25 kilometer in 1 hour. Speed is equals to distance covered divided by time. 50 kilometer divided by 2 hours, 25 kilometer. If the distance is measured in meters, time per second, the unit of speed will be meter per second, also written as meter per second or ms. Now recapitulate, read yourself encyclopedia, read yourself now checkpoint time. Darken the correct option on OMR sheet. The standard unit of mass is kilogram. 1 kilometer is equal to 1 lakh millimeter. Which type of motion is exhibited by a giant wheel? Circular. What will be state of passenger to the driver of motion? Both A and D. जैसा कि मैंने ऊपर समझाया था, बस में बैठे हैं, आप बैठे हैं तो आपको लगेगा आप रेस्ट पोजीशन में हैं, लेकिन जब आप बाहर देखेंगे तो देखेंगे बाकी चीजें पीछे छूटती जा रही हैं, तो वो कौन सी हो गई हमारी मोशन पोजीशन. द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन size of thing. Now question B, filling in the blanks. No dash, punctuation marks. Punctuation marks. The standard unit of time is in. The volume of liquid is measured in liter. Dash is the measure of quantity of material mass. Dash is multiple unit of meter. अब ये तीन हो सकती हैं, डेका, डेकामीटर, हेक्टो और किलो. मल्टीपल हो गई. अब ये डिपेंड करता है कि चीज कौन सी है, किसको आप मेजर कर रहे हैं. नाउ ट्रू फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. द कन्वेंशनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नॉट रिलायबल. ट्रू. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस. ट्रू. द मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप इज रोटेशनल मोशन. ट्रू. Rest and motion are relative terms. True. The measure of surface of an object is called its area. It is also true. Now question D, define the following, and question E, answer the following. Do it yourself. Read chapter again. See you in the next video. Till then, bye bye.